हरियाणा कृषि प्रधान देश है और हमेशा से हरियाणा की राजनीति काफ़ी अलग देखने को मिली है। इस वक्त जो चर्चा है सीनियरिटी को लेकर है। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस की जनसभा में कहते हैं कि सभी सीनियर नेताओं को रिटायर हो जाना चाहिए। अब ऐसे में कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ना ही मैं टायर्ड हूं और ना ही मैं रिटायर्ड हूं। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी मौजूद हैं। सर, सीनियर तो आप भी हैं, पर कांग्रेस वाले आपस में उलझते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नेता सलाह देते हैं, दूसरा नेता उनका जवाब देते हैं। देखिए, ये तो आदमी की विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आदमी में विल पावर है तो उसकी उम्र उसके सामने नहीं आती है, उम्र आड़े नहीं आती है। बाकी शरीर से स्वस्थ होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, उसके साथ साथ विल पावर का होना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे बहुत से ऐसे नेता रहे हैं, भारत के नहीं दुनिया में भी ऐसे नेता रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार में विंस्टन चर्चिल को दोबारा उनको बनाना पड़ा था। उनकी उम्र कभी आड़े नहीं आई, वो 85 ईयर्स के हो चुके थे और फिर भी उन्होंने सफल नेतृत्व किया था। तो ये अगर किसी में अक्षमता है तो कोई रिटायरनेस की कोई बात ही नहीं होती है। तो मैं तो समझता हूँ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं। सर, पर जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए जब कांग्रेस प्रदेश में मजबूत होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पलटवार करते हैं कि मैं अभी जवान हूं, ना ही टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं। तो किस तरीके से आप कांग्रेस के नेताओं के इस बयानों को देखते हैं? कि ये उनका अपना निजी विषय है, मैं इसके ऊपर कोई व्यक्तिगत उनकी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ठीक है, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपनी राय व्यक्त की है, हुड्डा साहब ने अपनी राय व्यक्त की है, तो दोनों की अपनी अपनी राय हैं। एक समझते हैं कि रिटायर हो जाना चाहिए, दूसरे समझते हैं कि मैं अभी प्रिपेयर्ड हूँ आगे की राजनीति के लिए। तो दोनों का अपना अपना विषय है, मैं इसमें मेरी कोई व्यक्तिगत उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। एक और सवाल सर, कांग्रेस की बात करें, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। 1 साल हो गए हैं सरकार को, अब होने वाले हैं, दिवाली के बाद 1 साल हो जाएंगे। अभी तक नेता विपक्ष कांग्रेस की तरफ से नहीं चुना गया है। और नेता विपक्ष एक बड़ा पद होता है, कमेटी जो होती है विधानसभा में, उसमें भी नेता प्रतिपक्ष का इंटरफेयर होता है। तो आप किस तरीके से देखते हैं सर कि अभी तक कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चुन पाई? कांग्रेस में अनिर्णय और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। देखो, 2004-05 के चुनाव में जब पहली बार भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो उस समय चुनाव जो कांग्रेस ने लड़ा था वो चौधरी भजनलाल के नाम पर लड़ा गया था कि मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल होंगे, और कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत मिला था। 67 सीटें कांग्रेस को 90 में से मिली थी। उसके बाद जन भावनाओं के विपरीत भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया। अगले चुनाव परिणाम ये आए कि 40 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई और उन्होंने जनहित कांग्रेस, जो चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई जो आजकल हमारी पार्टी में हैं, उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ के विधानसभा में बहुमत बनाया। उसके बाद भी कांग्रेस नहीं संभली और अगले चुनाव के अंदर जो है कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। हरियाणा से हम सत्ता में आ गए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। अब उसके पीछे के रहस्य मैं तो यही समझता हूँ, अगर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दरकिनार करें तो उनके बहुत बड़े एहसान हैं गांधी परिवार के ऊपर, काफ़ी ओब्लिगेशन हैं गांधी परिवार के प्रति उनके, वो उनको नकार नहीं सकते। और उनको अगर नेतृत्व देते हैं तो बहुत बड़ा वर्ग जो है ना हरियाणा का उनसे नाराज़ है भूपेंद्र हुड्डा की कार्यशैली से। अब वो सांप के मुंह में छछूंदर वाली बात है, वो अनिर्णय की और असमंजस की स्थिति में है, इसलिए कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और मैं समझता हूँ कर भी नहीं पाएंगे। कांग्रेस का एरा हरियाणा से भी ख़त्म हो चुका है, पूरे देश में तो ख़त्म है ही, हरियाणा से भी कांग्रेस का एरा ख़त्म हो चुका है। अब आगे कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, इस असमंजस की स्थिति में कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। जीएसटी बजट उत्सव आप लोग मना रहे हैं, सभी सीनियर नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। एक बड़ा बदलाव जीएसटी में देखने को मिला है, कई जो चीज़ें हैं काफ़ी सस्ती हो गई हैं। पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो तो लगातार एक्स पर आप लोगों पर वार कर रहे हैं कि आप लोग 10 साल कहाँ थे? 10 साल आप लोगों ने जनता को लूटा
और उसके बाद अब आप इस तरीके के तोहफे जनता को देते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं, ये लूटा शब्द जो है ये कांग्रेस को कहाँ शोभा देता है। इन 11 सालों के शासन में एक भी घोटाला हमारी भाजपा शासित किसी मुख्यमंत्री के ऊपर हो, केंद्र में किसी मंत्री के ऊपर हो, तो कांग्रेस सिद्ध करे। लूट तो जब हो ना, जब किसी घोटाले में कहीं संलिप्तता प्रदेश में या केंद्र में किसी हमारे नेता की हो। जनता से टैक्स जो लिया गया वो पूरे देश के विकास के ऊपर लगा। देश में कितनी वंदे भारत ट्रेनें चली, पूरे देश के रेलवे स्टेशंस को शानदार बना दिया एयरपोर्ट की तरह, कितने नए एम्स बना दिए, कितने नए मेडिकल कॉलेज बना दिए, कितने नई आईआईटी बना दी, आईआईएम बना दिए। और हाईवेज़ की तो मैं कहूँ गडकरी जी ने कमाल ही करके रख दिया। पूरे देश की कनेक्टिविटी ऐसी कर दी, जहाँ पर 6 घंटे का रास्ता था वो 3 घंटे में तय हो जाता है, कहीं जाम नहीं होता। इतने पेरिफेरल वे और इतने ग्रीन हाईवे बना दिए। तो सारा पैसा देश के विकास पर लगा है। लूटते तो वो थे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, 400 रुपये की कुर्सी और उसका गेम्स के दौरान किराया 4,000 रुपये, 20,000 रुपये का एयर कंडीशनर, गेम्स के दौरान उसका किराया 2 लाख रुपये। लूट तो वो थी। एक भी किसी मंत्री के ऊपर, मुख्यमंत्री के ऊपर कोई आरोप सिद्ध करके दिखाए ना। कांग्रेस का तो पूरा दामन दागों से भरा हुआ था। उनको हमेशा लूट ही याद आती है, क्योंकि वो जब भी सत्ता में रहे उन्होंने लूट तंत्र ही किया है। जब प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार ने ये देख लिया कि प्रचुर बजट आ रहा है और जीएसटी संग्रह काफ़ी, हमारा देश जो है ना जीएसटी संग्रह में बहुत आर्थिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ हो चुका है, और इसके पीछे एक मानसिकता तैयार हुई कि जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें हैं, जैसे खाद्य पदार्थ, शिक्षा के संबंधित चीज़ें और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें और पर्यटन से संबंधित चीज़ें, जो आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको सस्ता करके, सुलभ करके भी हम देश की आर्थिक व्यवस्था को इसी ऊंचाई पर रख सकते हैं। इसके पीछे विचार ये है कि अगर कोई चीज़ जो रोज़ाना हम उपयोग में करते हैं वो सस्ती मिलेगी तो हम ज़्यादा उपयोग करेंगे उसका, तो मार्केट में भी उसका चलन बढ़ेगा, तो व्यापारी भी उतना ही खुशहाल रहेगा। और एक चीज़ 5% के ऊपर हमने 2 खरीद ली, और वही चीज़ अगर 18% जीएसटी पर मिलती है तो हमने एक चीज़ में सब्र कर लिया, यार इतनी बहुत है, तो फिर हम 2 खरीदेंगे, 3 खरीदेंगे, 4 खरीदेंगे, तो सरकार के पास तो 4-5 20% टैक्स चला गया। क्योंकि हमने आवश्यकता के अनुसार जो चीज़ें हमारे घर में होनी चाहिए उनकी ज़रूरत समझते हैं। जीएसटी की दर कम होगी तो हमने 2 चीज़ ज़्यादा अपने घर में रख ली, तो उससे आदमी का जीवन भी सुलभ होगा, मार्केट भी पूरी तरह से अच्छे फ्लो पर चलेगी, व्यापारी को भी पैसा मिलेगा, सरकार को भी उतना रेवेन्यू मिलेगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसे खाद्य पदार्थ हैं, अब आज का समय ऐसा आ गया, एक बार हरियाणा में ऐसे थे, हमने बचपन जो घर में अपने राबड़ी खा ली, बाजरे की खिचड़ी खा ली और अपने मेसी रोटी खा ली, कभी कभी गेहूँ की मिल जाती थी, गेहूँ होता नहीं था। लेकिन आज जाते हैं तो कोई इडली डोसा खाना पसंद करता है साउथ का, कोई चाउमीन खाना पसंद करता है। अब इन चीज़ों को के ऊपर जो जीएसटी था वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया खाद्य पदार्थों पर, काफ़ियों पर तो, और जिस पर 12% था उनको 5% ला दिया। दूध पर बिल्कुल जीएसटी को समाप्त कर दिया, जो पहले 6% था। दुग्ध उत्पादन जो हैं उनके ऊपर भी 18 और 12 जहाँ था केवल मात्र 5 रख दिया। अब आइसक्रीम है, अब आइसक्रीम के ऊपर 18% जीएसटी था, लेकिन आज एक आम आवश्यकता बन गई। घर में बच्चे जब भी फंक्शन होता है, नहीं हमें आइसक्रीम चाहिए, शादी में के फंक्शन में होता है आइसक्रीम ज़रूर सर्व करो, उसको 5% के ऊपर कर दिया। तो जो आम ज़रूरत की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, यूनानी दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, किसी पर 18% था, किसी पर 22% था, सबको 5% के ऊपर ला के बिल्कुल सर्वसुलभ बना दिया। छोटी मोटरसाइकिल आज हर घर में होती है, स्कूटी होती है, 350 सीसी तक की बुलेट मोटरसाइकिल एक आम युवा का क्रेज़ हो गया है, उनके ऊपर जीएसटी कम कर दिया पूरी तरह से। 1500 सीसी तक की कारें हर घर में मिल जाती हैं आजकल, उनके ऊपर जीएसटी कम कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आम परिवारों के लिए जो चीज़ एक मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है आज के ज़माने में, उनको सर्वसुलभ बनाने के लिए जीएसटी की दरें कम की गई।
लूट तो कांग्रेस के राज में होता था, इंस्पेक्टरी राज चलता था। आज किसी फैक्ट्री में कोई इंस्पेक्टर जाके छापा नहीं मारता, किसी दुकान पर कोई सेल टैक्स का इंस्पेक्टर नहीं जाता। आज तो अगर ईडी वगैरह जाती है तो ये घोटालेबाजों के घरों में जाती है, जिन्होंने दौलत इकट्ठी कर रखी है लूट मार की। तो लूट वाली तो कोई सवाल ही नहीं। जो रेवेन्यू है सीधा फैक्ट्री से बिल होके चलता है, तो ऑनलाइन बिलिंग होती है, सीधा जीएसटी संग्रह में पैसा व्यापारी का चला जाता है। बार बार एक स्टेट में कोई दर है, एक स्टेट में कोई दर है, कहीं किसी रेट पर चीज़ बिकती है, कहीं किसी रेट पर बिकती है। उसके अंदर इंस्पेक्टर लोगों को मौका मिल जाता था लोगों को परेशान करने का, वो सारा इंस्पेक्टरी राज खत्म हो गया। अब पूरा रेवेन्यू जितना भी आता है वो सरकार के खाते में आता है और वो देश के विकास पर लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे भाजपा से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, जो कि तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली खबरें अभी तक।